दीनू और मीनू दोनों बच्चे रोते रोते सो गए थे। आंखों से निकली आंसू की धारा उनके गालों पर ही सूख गई थी। 1 महीने पहले ही माँ की मौत हो जाने से कोई उनकी देखभाल करने वाला न था। पिता को रोज सुबह नाव चलाने जाना होता था। सुबह उठकर दोनों को स्कूल जाना होता था। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन दोनों को नदी के उस पार स्कूल जाना पड़ता था। मीनू मीनू जल्दी उठ जा, स्कूल के लिए तैयार नहीं होना है क्या? भैया मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, तुम जाओ। उठ जा मेरी प्यारी बहन, स्कूल जाना ही होगा, वरना हमारी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। नई माँ की कितनी इच्छा थी कि हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे, बोर्ड का परीक्षा देनी है। मीनू उठकर बैठ गई, पर आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। भैया, नई माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमने कोई गलती की थी क्या? नहीं रे, नई माँ तो बीमार थी ना। चल तू जल्दी से तैयार हो जा। दोनों बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। आज तो नदी के किनारे पर कोई नाव भी नहीं दिख रही है, हम कैसे उस पार जाएंगे? भैया, आज हम छुट्टी कर लेते हैं, घर में बैठकर नई माँ का एल्बम देखेंगे। वो देखो, एक नाव आ गई, चलो जल्दी चलो। दोनों जाकर नाव में बैठ गए। स्कूल से लौटते समय भी उन्हें वही नाव मिली थी, पर उस नाव में एक चीज अजीब थी। भैया, नाव में बनी फोटो कितनी सुंदर है, पर किसकी है? पता नहीं, नाव वाले भैया से पूछना होगा। घर जाकर खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करके वो सो गए। रात में मीनू की नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। मीनू चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा कि वो एक परी है। जो परी उस खिड़की के सामने खड़ी थी, वो आगे आगे जा रही थी। मीनू उसके पीछे पीछे जाने लगी और वो नदी के किनारे पहुंच गई। मीनू नदी के किनारे पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक नाव बड़ी तेजी से आ रही है और उस नाव को वही परी चला रही है। उसने नाव को किनारे लगाया और मीनू के पास आ गई। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं तो आपके पीछे पीछे ही आ रही थी और आप कहीं गायब हो गई, तब मैं यहाँ बैठ गई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रात में सो नहीं पा रही थी। मेरी खिड़की के पास तुम ही खड़ी थी ना? तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं अपने भैया से पूछ कर बताऊंगी। आज शाम को जब सूरज ढल जाएगा तब तुम इसी जगह पर आना और मैं तुम्हारी नई माँ के पास ले जाऊंगी। मीनू वहाँ से खुशी खुशी घर आ गई। जैसे ही घर आई, तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुमको ढूंढ रहा हूँ, स्कूल नहीं जाना है क्या? मैं तैयार हो रही थी और मैं स्कूल जाऊंगी। तुम गई कहाँ थी? मीनू ने रात वाली पूरी बात दीनू को बताई और बोली, मैंने खिड़की के पास किसी को खड़े देखा। मुझे लगा कि वो हमारी नई माँ है और मैं उसके पीछे पीछे चली गई। वो औरत कहीं गायब हो गई। तभी मैंने देखा कि वो नाव चलाकर नदी के इस पार आ गई। तब मुझे पता चला कि वो एक परी है। वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरी नई माँ से मिलाने के लिए ले जाएगी। क्या सचमुच? हाँ हाँ, सचमुच। अगर तुम्हें भी नई माँ से मिलना है तो चलो मेरे साथ। 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। दोनों साथ साथ नदी किनारे चल दिए। तभी, भैया वो देखो, नाव वाली परी इधर ही आ रही है, जल्दी चलो। दोनों किनारे पर पहुंचे। उसी समय परी भी वहां आ गई। आ जाओ बच्चों, मेरे नाव में बैठ जाओ। बच्चे नाव में बैठ गए। तुम दोनों अपनी नई माँ से मिलने चाहते हो ना? हाँ, हमें हमारी नई माँ से मिलना है। ठीक है। परी नाव चलाकर बहुत दूर चली गई। एक किनारे पर उसने नाव रोक दी और बच्चों को सहारा देकर उतार दिया। उसने दोनों बच्चों की उंगली पकड़ी और अपने साथ एक तरफ बने महल में चली गई। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम लोग समय से घर नहीं पहुँचे तो हमारे पापा हमें बहुत डांटेंगे। तुम दोनों को मैं तुम्हारी नई माँ को दिखा सकती हूँ, पर वो बात नहीं कर सकती है। परी उन्हें एक कमरे में ले गई जहाँ उनकी नई माँ एक चुपचाप बैठी थी। उसके बाल खुले थे, पर बच्चों को देखकर भी उसने उन्हें पहचाना नहीं। नई माँ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी नई माँ तुमसे बात नहीं कर सकती।
अब वो दूसरी दुनिया में रहती है। वो तुम लोगों को पहचानती भी नहीं। मृत्यु हो जाने के बाद इंसान स्वर्ग चला जाता है। मैं सिर्फ आज तुम लोगों से मिलाने के लिए उसको लेकर आई हूँ। इसलिए अब से तुम दोनों रोना बंद करके अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। थोड़ी देर हम अपनी नई माँ के पास रह सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए। दोनों बच्चे अपने नई माँ के पास जैसे ही गए, कमरे में अंधेरा छा गया। दोनों चिल्लाकर वहां से भाग गए। हमें बहुत डर लग रहा है, आप हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। चलो, चलकर नाव में बैठ जाओ। नाव में बैठकर वो लोग नदी के दूसरे किनारे पर आ गए। बच्चों, मैं तुम्हें एक जादू की डिबिया देती हूँ। जब भी तुम्हें अपनी नई माँ को देखना हो, इसी डिबिया से कहना कि वो तुम्हें तुम्हारी नई माँ के पास ले चले। वो तुम्हें वहां ले जाएगी। और जब भी किसी कष्ट में हो ना, डिबिया से कहना, मुझे नाव वाली परी के पास ले चलो। नहीं, अब हमें वहां नहीं जाना है। आप क्या हमारी माँ बन सकती है? मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी तो तुम्हारे जैसे दुखी बच्चों की मदद कैसे करूंगी? पर मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि अगर तुम दोनों अब कभी रोओगे नहीं और अपना सारा होमवर्क करके समय से स्कूल जाओगे, तो मैं तुम दोनों से मिलने रोज आऊंगी। आप कहाँ मिलेंगी? जब तुम लोग मुझे याद करोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगी। बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। घर जाकर उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई आया था। पापा उससे बात कर रहे थे। दीनू, मीनू, देखो, ये तुम्हारी नई माँ है। अब से यहीं तुम्हारे देखभाल करेंगे। तुम दोनों को इनकी बात माननी होगी। ठीक है। इतना कहकर वो लोग अपने कमरे में चले गए। मीनू, ये तो हमारी सौतेली नई माँ है ना? पापा ने हमें कुछ बताया भी नहीं और चुपचाप शादी कर ली। हाँ भैया, अब हमारा क्या होगा? अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे पर न सही नई माँ और पिताजी दोनों खड़े थे। दीनू, मीनू, मैं तुम दोनों की नई माँ ही नहीं बल्कि दोस्त भी हूँ। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डरते डरते नई माँ की आगोश में आ गए। तुम लोग जैसे अपनी नई माँ से सारी बातें करते थे, जिद करते थे, सब कुछ मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम लोगों के लिए ही आई हूँ। बच्चे आश्वासन पाकर खुश हो गए। एक हफ्ता बहुत आराम से कट गया, पर जब से पिताजी ने अपने काम पर जाना शुरू किया, तब से नई माँ का व्यवहार बदलने लगा। मीनू स्कूल से आती तब, मीनू, घर के काम भी सीखना जरूरी है। मुझसे अकेले सारे दिन काम नहीं होता। क्यों? हमारी माँ भी तो घर का काम करती थी। करती होगी, मुझे आदत नहीं है। ऐसे रोज रोज होने लगा। पिता सुबह का गया, रात को वापस आता। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उनको पता ही नहीं चला। एक दिन दोनों बच्चे नदी की तरफ चले गए। वहां उन्होंने अपनी डिबिया से नाव वाली परी को बुलाने को कहा। परी आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? हमें अपने घर में नहीं रहना है। हमारी नई माँ हमें बहुत परेशान करती है। अब तो पिताजी भी हमसे बात नहीं करते। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। कहाँ जाएंगे हम? परी ने बिना कुछ कहे एक उड़न खटोला बुलाया और बच्चों के साथ बैठ गई। बच्चों, मैं परी हूँ। मैं परीलोक में रहती हूँ, लेकिन तुम जैसे बच्चों की वजह से मुझे पृथ्वीलोक पर रहना पड़ता है। आज के बाद हम सब नए घर में रहेंगे। तुम्हारे पिता बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद बच्चे नाव वाली परी के पास ही रहने लगे। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़क पर इंदर की बैलगाड़ी धीमी गति से चली जा रही थी। बस किसी तरह ये जंगल पार हो जाता, फिर कोई खतरा नहीं था। पर ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओह, शोभा भी कदमों में दे देकर मजबूर कर देती है कि आज की रात ही पहुंचाना जरूरी है। कल लाली का ऑपरेशन है, वरना 2-4 दिन बहन के घर रहकर आता। इंदर बहन के यहाँ से काम खत्म करके बांदा जाने के लिए शाम को ही निकल गया था, पर घनघोर बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट ने बैलगाड़ी की गति बढ़ने ही कहाँ दी। फिर रास्ते में ही गाड़ी का पहिया फंस गया। इंदौर को लोगों ने मना भी किया था। भाई, आगे रास्ता खतरनाक है, इतनी रात को मत जाओ। पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कल ही बच्ची का ऑपरेशन है। बस तुम किसी तरह
पहिया निकाल दो भाई। गाड़ी कीचड़ में निकलने में बहुत समय लग गया था। एक तरफ घनघोर बरसात, दूसरी तरफ बिजली का कड़कना। जैसे ही पहिया निकला वो तेजी से बैलगाड़ी लेकर चल दिया, पर रास्ता बहुत ही खराब था। अचानक बैल रुक गया। ओह, ये तो और मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? तभी उसने देखा कि घने जंगलों के बीच में कहीं से टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही है और किसी के करहाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। मुझे देखना चाहिए कि कौन है। अगर मैं कहीं फंस गया तो जाऊं या ना जाऊं? इसी कश्मकश में वो बेचैन हो गया। तभी लगा कि एक चीख उभरी और जंगल के वीराने में लुप्त हो गई। देखना ही होगा, जरूर कोई मुसीबत में है। उसने बैलगाड़ी में रखी रॉड और टॉर्च उठाई और उसी तरफ दौड़ गया जिधर से आवाज आई थी। सामने ही एक खंडहर था। भीतर चलकर देखता हूँ। वो दबे कदमों खंडहर में गया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सी परी, जिसके पंख सफेद थी, बुरी तरह से रस्सियां में जकड़ी हुई थी और छटपटा रही थी। उसको देखते ही, बचाओ बचाओ, किसी तरह से मुझे मुक्त कर दो। ओह, आपका ये हाल किसने किया है? यहाँ से जल्दी निकलो, मेरी जादुई छड़ी उसने छत पर फेंक दिया था। वहाँ से ले आती हूँ। वो जादूगर अभी आ जाएगा, तुमको भी यही कैद कर लेगा। वो देखो, पीछे कितने सारे लोग उसकी कैद में हैं। परी ने छत पर से अपनी छड़ी उतारी और तुम बाहर निकलो, मैं सबको लेकर आती हूँ। इंदर बाहर आ गया। सब लोगों को आजाद कर दो। सब लोगों के हाथ और पैर की रस्सी खुल गई। सब उठकर परी की तरफ भागे। सब बाहर आए तो इंदर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गाड़ी हाँक चुका था। तुमने तो हमें इस नर्क से छुटकारा दिलवाया है। बस इन लोगों को भी शहर तक छोड़ने की कृपा करो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तुम्हारी बैलगाड़ी अब रुकेगी नहीं। परी हाथ हिलाकर आसमान में उड़ गई। इंदर बैलगाड़ी लेकर तीव्र गति से शहर की तरफ भागा। इन सारे कामों में रात बीत गई थी। इंदर ने सुबह सुबह सबको शहर के भीतर छोड़ दिया और खुद बैलगाड़ी चलाकर घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि परी उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुमसे बात करनी है। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आप आइए, घर में चलते हैं। नहीं, चलो बगीचे में चलते हैं। आप चलिए, बगीचे में चलिए। दोनों बगीचे में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुमने हम सबको जादूगर के चंगुल से छुड़ाया, उसका एहसान तो नहीं चुका पाऊंगी, पर हाँ, ये सोने की मोहर तुम अपने पास रखो। तुम इसको जिस चीज के ऊपर रख दोगे वो दुगुनी हो जाएगी। परंतु परी जी, आप लोगों के पास जादुई छड़ी रहती है, जादुई शक्तियां रहती हैं, फिर कैसे इस दुष्ट जादूगर ने आपको कैद कर लिया? मैंने मैदान में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो आसमान से उतरकर बच्चों के पास चली गई। उनके साथ बातें करने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहीं कहीं से ये जादूगर आ गया और उसने सब बच्चों को डांटकर भगा दिया। मैं पीछे मुड़कर देखती, तब तक वो मेरी छड़ी जबरदस्ती मुझसे छीन चुका था। मैं बेहोश कैसे हुई मुझे नहीं पता। इसके बाद मुझे उस खंडहर में ले गया। बाकी लोग पहले से ही वहां थे? नहीं, मुझे पहले ले आया, फिर बाकी लोगों को। उसका कोई तो मकसद रहा होगा। ये जादूगर अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए किसी को भी उपयोग कर सकते हैं। फिर मुझ जैसी परियों के पास तो इन्हें जादुई शक्तियों का खजाना ही मिल जाएगा। तो शक्ति लेकर आप सबको छोड़ देता वो, फिर चिंता किस बात की? जब तक वो अपनी साधना सिद्धि के लिए पूजा पाठ करता रहेगा, तब तक शायद उन लोगों में से कुछ लोग तो खत्म ही हो जाते। वैसे आज वो किसी तांत्रिक को लाने के लिए ही गया था। आप न आते तो क्या से क्या होता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि घर चलिए। मेरी पत्नी और बेटी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आज नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर वो परी आसमान में उड़ गई। सुबह के 4 बज गए थे। इंदर ने बोझिल कदमों से घर का दरवाजा खटखटाया। नींद के मारे आंख ढकी जा रही थी। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं सारी रात जागती रही हूँ। घर के अंदर तो आने दो। लाली कहाँ है? लाली सो गई है। खाना खाओगे?
कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। इंदर अपने कमरे में जाकर सो गया। माँ, बापू नहीं आए ना? मैं उनके बिना अस्पताल नहीं जाऊंगी। मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। आंखें बंद करो। लो, कर ली। अब आंखें खोल लो। लाली की आंखें खोलते ही इंदर उसके सामने था। बापू, आप कब आए? मैं सुबह सुबह आ गया था और तुम्हारे पसंद की मिठाई भी लाया हूँ। मिठाई? इंदर ने उसे अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकाल कर दिया। परी ने कहा था कि मुहर देखते ही कोई सामान दुगना हो जाएगा। एक बार मिठाई के डब्बे पर मुहर रख देता हूँ। लाली, जरा डब्बा इधर मेज पर रखना तो। लाली ने जैसे ही मिठाई का डिब्बा मेज पर रखा, इंदर ने चुपके से उस पर मुहर लगा दी और देखते ही देखते वहाँ 2 डिब्बे आ गए। बापू, आपने छुपा कर रखा था ना दूसरा मिठाई का डब्बा? हाँ, तुम्हें और चाहिए? नहीं। शोभा आई तो इंदर को उसके सारी बातें बताई। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? परी हमारे बगीचे में आई थी। परी से मुलाकात तुमने मुझे क्यों नहीं करवाया? तुम झूठ बोल रहे हो ना? अरे नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हें दिखाता हूँ। लाओ, अपने गले की चेन निकाल कर मेज पर रख दो। शोभा ने जैसे ही चैन निकालकर मेज पर रखी, इंदर ने उस पर मुहर रख दी और पलक झपकते ही वहाँ 2 चैन आ गए। अरे वाह, ये जादुई मुहर तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे पगली, परी ने ही दी है। उस दिन जो गेहूं बेचकर लाए थे वो पैसे ले आती हूँ। वो भागकर अलमारी से नोट की गड्डी ले आई। मुहर रखते ही गड्डी दुगनी हो गई। अरे गजब, हम तो बहुत अमीर हो गए। अनाज पर रख, 2 गुना हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब खेती के साथ साथ कोई ऐसा काम करूँ जिससे दूसरों की भलाई हो। शोभा खुशी खुशी रसोई में काम करने लगी। ये मुहर रख देता हूँ, जब कुछ डबल करना होगा तब करूँगा। सुनो, लाली के लिए एक जोड़ी बालियां खरीद लूं। उसको यही जाने को तैयार किया था। तुम्हारे पास जो पुरानी वाली है ले आओ। शोभा जब बाली लेकर आई तो इंदर ने उस पर सोने की मुहर रख दी। पलक झपकते ही बिल्कुल वैसे ही दूसरी बाली आ गई। काफी दिन बीत गए। उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। इंदर जितना हो सकता था उसने गरीबों की मदद करता था। वो अनाथालय, वृद्धाश्रम और भी बहुत धर्मार्थ कार्य में पैसे लगाता था। एक दिन जब इंदर अपने कमरे में बैठा था, शोभा आ गई। इंदर, बहुत गड़बड़ हो गई। वो मोहर गलती से मेरे ऊपर लिट गई और अब हमारे घर में एक और शोभा आ गई है जो बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। अब तुम ही कुछ करो। ये क्या किया तुमने मुहर को हाथ ही क्यों लगाया? मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए अपना ये वचन वापस लेती हूँ कि इस मुहर से सब कुछ दुगुना हो जाएगा। ये मुहर दोबारा अपनी पत्नी के ऊपर रख दो, दूसरी शोभा गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरे कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये मुहर किसी जरूरतमंद को दे दे। इंदर, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुमने हमें कैद से मुक्त किया था। तुम जब किसी मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे याद जरूर करोगे। मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर परी उड़ गई। इंदर और शोभा ने पूरी जीवन खुशी खुशी बिताई। मिलवारपुर नाम का एक बहुत बड़ा और सुंदर गांव था। वो गांव देखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि शहर के लोग छुट्टियों में वहीं आया करते थे। वह गांव पहाड़ों के पास में था, जिस वजह से उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती थी। उसी गांव में पहाड़ों के पास ही एक छोटा सा घर था, जिसमें चिंटू अपने पिताजी के साथ रहा करता था। चिंटू गांव में घूमने आए लोगों को गांव, पहाड़ दिखाया करता था और वे लोग खुश होकर उसे कुछ खाने को या फिर पैसा दे दिया करते थे। पैसे मिलते ही चिंटू पहाड़ पर जाता था और वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करता था और सोने का सामान ले जाकर वही खाया करता था। चिंटू को अपनी जिंदगी बहुत पसंद थी, मगर उसके पिता प्रदीप को चिंटू का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वो उसे हमेशा पढ़ाई के लिए डांटा करते थे। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये सब काम करने से तुम्हारा भविष्य नहीं सुधरेगा। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। क्या पिताजी, आपको मेरी ये काम से क्या समस्या है? देखिए, इतनी छोटी उम्र से ही मैं कितना अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ। मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ। प्रदीप चिंटू को समझाता है, मगर चिंटू प्रदीप की बात नहीं मानता है, इसलिए प्रदीप वहां से चला जाता है। चिंटू भी मजे करता हुआ गांव में घूमने लगता है। चिंटू का एक नील नाम का दोस्त था। नील पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चिंटू का खास दोस्त था। चिंटू और नील अक्सर शाम में एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। भाई नील, तू क्या इस पढ़ाई के पीछे पड़ा है? हम दोनों मिलकर लोगों को गांव घुमाया करेंगे और दोनों अच्छे खासे पैसे कमाया करेंगे, और जो जो चीज हम खरीदना चाहते हैं वो सब खरीदा करेंगे। नहीं भाई, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरे साथ रहता हूँ। पर मैं हमेशा तुझे ये काम छोड़कर पढ़ाई करने का ही सलाह दूंगा। भले आज तुझे ये छोटी कमाई बहुत बड़ी लग रही है, पर आने वाले समय में पढ़े लिखे लोगों का ही गुजारा है। मैं शहर देख कर आया हूँ, इसीलिए तुम्हें भी कहता हूँ, ये सब रहने दे और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दे। क्या तू भी वापस वही बात लेके बैठ गया? और हमारा गांव इतना सुंदर है, भला मैं क्यों शहर जाऊंगा? मैं तो सारे शहर वालों से कमाई करूंगा। ऐसा कहकर चिंटू हंसने लगता है और फिर चिंटू और नील घर चले जाते हैं। अगले दिन इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो नील? कब से देख रहा हूँ इधर उधर घूमे जा रहे हो। अरे माँ ने मुझे पैसे दिए थे बादाम शेक पीने के लिए, पता नहीं मुझसे पैसे कहीं गिर गए। इतनी सी बात, चल मैं तुझे बादाम शेक पिला देता हूँ। पर ये तो बता, ये रोज तू बादाम शेक क्यों पीता है? अरे मेरी माँ कहती है इसे पीने से दिमाग की याददाश्त मजबूत होती है और आप समझदार बनते हैं। हे भगवान, तू भी क्या क्या सोचता रहता है। खैर छोड़, ये ले पी ले अपना बादाम शेक। कुछ दिन बाद गांव में नए लोग घूमने आए। उस दिन लीला की छुट्टी थी, तो वो भी चिंटू के साथ लोगों को गांव घुमाने उसके साथ चला गया। चिंटू लोगों को सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो लोग विदेश से आए हुए थे, तो उन्हें चिंटू की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ नीला आती है और उन्हें अंग्रेजी में सारी बातें बताती है। अंत में जाने से पहले वो लोग नील को बहुत ज्यादा पैसा देकर जाते हैं। चिंटू ये देख बहुत हैरान हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देख, आज अगर वही सारी चीज़ें तू उन्हें दिखाता तो ये सारे पैसे तेरे ही तो होते। छोड़ यार, ये तो बस एक लोग थे, सभी ऐसे थोड़ी ही होते हैं। चल तू अपना बादाम शेक पी ले। चिंटू बादाम शेक की दुकान पर जाता है। वो वहां पर रोज एक बच्चे को देखता था, जो कि उसी बादाम शेक बनाने वाले को बच्चा था। वो बच्चा बहुत पढ़ने का चाह रखता था, पर उसके पिताजी के पास इतने में पैसे नहीं थे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए वो दे सके। चिंटू का दिल बहुत ही साफ और दयालु था। चाचा जी, अगर आपका बेटा इतना ही पढ़ना चाहता है तो आप उसे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। इसकी पढ़ाई के लिए मैं आपको पैसे दिया करूंगा। चिंटू की ये बात सुनकर बादाम शेक बनाने वाले के आंखों में आंसू आ जाता है और वो चिंटू को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। वाह भाई, तू अपनी पढ़ाई करता नहीं है और इस बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे देगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, पर उस बच्चे को देख कितना शिद्दत से वो पढ़ाई करना चाहता है, तो अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों ना करूँ। तेरी मर्जी भाई, तू कर, तुझे जो करना है। कई साल बीत जाते हैं। अब चिंटू और नील बड़े हो चुके थे। नील अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा चुका था। फिर एक दिन वो वापस गांव आता है। चिंटू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या भाई, तू तो अभी तक वही गवार बना हुआ है। वाह, तो लगता है इसीलिए तूने इसे पढ़ाया था। नील चिंटू का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है।
चिंटू को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से भागकर गांव के पहाड़ों पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये दुनिया बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बुरी है। उसे वहाँ इतना रेत दिखता है। एक बाबा आता उसके पास आते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। हमेशा तुम्हें हंसता खेलता हुआ देखा है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें अपने अनपढ़ होने के लिए रोते हुए देखा है। चिंटू अपने दिल की बात बाबा को बताता है। बेटा, तुम इतने दयालु हो कि तुमने अपने आधे से ज़्यादा पैसे उस बादाम शेक वाले के बेटे को पढ़ाने में लगा दिया। तो अब वो बादाम शेक ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम जब कभी उसके पास बादाम शेक पीने जाओगे, तुम अपने आप को एक समझदार व्यक्ति महसूस करोगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ये हो पाएगा। वापस से ज्ञान पाने के लिए तुम्हें अगले दिन उसी की दुकान से एक गिलास और बादाम शेक पीना होगा। चिंटू को ये बात सच नहीं लगी, मगर फिर भी वो बादाम शेक पीने चला गया। बादाम शेक पीते ही मानो चिंटू के अंदर बदलाव सा आ गया। तभी वहाँ नील आता है और चिंटू को ताने देता है। चिंटू ने नील को ढेर सारा अंग्रेजी में समझाया। ये सब सुन नील हैरान हो गया। मैं नहीं जानता आखिर पढ़ाई कर लेने से लोगों की दोस्ती कैसे बदल जाती है। नील को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगती है। वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। चिंटू अब रोज़ बादाम शेक पीकर होशियार बन जाता था, मगर फिर एक दिन वो वापस उसी जंगल जाता है और बाबा से मिलता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जादुई बादाम शेक प्रदान किया। उसकी वजह से मैं जान सका कि एक समझदार और ज्ञानी इंसान बनकर कैसा लगता है। लेकिन अब मैं खुद से पढ़ाई करके एक पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा। फिर चिंटू बहुत पढ़ाई लिखाई करता है और एक होशियार इंजीनियर बन जाता है। अब वो हर देश के लोगों को अपना गांव दिखाता और एक सुकून भरी जिंदगी जीता है।